दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी सो रहे हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं। संघर्ष जब तक करते रहोगे जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं ये हाल ही में हुए परीक्षाओं में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन कवर करवाने जा रहे हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 2011 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद गजनी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2011 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था किसने? सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। अगर बात आई है मोहम्मद बिन कासिम की, तो चलिए जान लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम की कुछ बातें। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो है, अरबों ने भारत पर जो पहला सफल आक्रमण किया था उसका जो नेतृत्व किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इन्होंने सिंध प्रांत पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। जो सिंध प्रांत है 712 ईस्वी में उसको जीत लिया था। और अरब आक्रमण के समय जो सिंध प्रांत का जो शासन था जिसके हाथ में, वो उसका नाम दाहिर था। भारत पर अरब वासियों ने आक्रमण कर उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों आक्रमण किया था? तो कोई पूछेगा तो ये भी आप बता सकते हो कि वो धन दौलत लूटना चाहते थे और इस्लाम धर्म की प्रचार करना चाहते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में भारत आया था उसका क्या नाम था? तो मोहम्मद बिन कासिम नाम था। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सूफी संतों के आगमन के बाद, ऑप्शन बी है 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद, ऑप्शन सी है 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद, ऑप्शन डी है मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद हो जाएगा। मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15 बार, ऑप्शन सी है 17 बार, ऑप्शन डी है 18 बार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 17 बार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर महमूद गजनवी की बात हुई है तो चलिए जान लेते हैं कि महमूद गजनवी कौन था और कितनी बार आक्रमण किया, कैसे आक्रमण किया। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार की, जो गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था, जिसकी राजधानी भी गजनी थी। तो इस अल्पगीन नाम के गुलाम का एक दामाद था सुबुक्तगीन, जिसने 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। और जो महमूद गजनी था वो सुबुक्तगीन का ही पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है राजा जयपाल, ऑप्शन सी है जयचंद्र, ऑप्शन डी है फिरदौसी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजा जयपाल हो जाएगा। अगर राजा जयपाल की बात हुई है तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे महमूद गजनवी ने जब 1001 ईस्वी चल रहा था तो इन्होंने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी, लेकिन इससे पहले के युद्ध में जितने भी युद्ध हुए थे उसमें राजा जयपाल क्या होता था? विजयी होता था। मतलब महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला जो पहला भारतीय था, वो कौन था? वो राजा जयपाल थे। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अल ब्रूनी, ऑप्शन बी है अल राजी, ऑप्शन सी है अल फिरदौसी, ऑप्शन डी है अल मुस्तफा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अल ब्रूनी हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये अल ब्रूनी था वो एक अरबी लेखक था। ये महमूद गजनवी के समय ही भारत आया था। इसने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद यानी भारत की खोज नामक कृति लिखी है। ये आज के इतिहासकारों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है बाबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फिरदौसी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है,
तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1192 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1191 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1203 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1191 ईस्वी हो जाएगा। मतलब तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो निम्नलिखित में से कौन से राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जयचंद्र, ऑप्शन बी है बघेल भीम, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी है कच्छाफल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बघेल भीम हो जाएगा। इसने क्या किया था? ये एक ऐसा राजपूत राजा था जो मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो मोहम्मद गौरी की बात हुई है तो चलिए देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन था, कहाँ से आया था, कैसे आया था, क्या किया था। दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे कोई नहीं बताएगा, तो इसे ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। दोस्तों, ये हर एक परीक्षाओं में काम आएगा, इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन था। तो दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी जो है इसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। पहली बार तो 1175 ईस्वी में ये मुल्तान के विरुद्ध किया था। मतलब इसने भारत पर आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में, मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी ने दूसरा जो आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में किया था। ये पाटन यानी गुजरात, जो पाटन है आज के समय में गुजरात में है, उस पर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक जो था उस समय वो भीम द्वितीय ने गौरी को बहुत ही बुरी तरह से उस समय पराजित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी ने जब भारत आए तो ये बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। ये तीनों के तीनों युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी ने लड़े हैं अलग अलग वर्षों में। तो जैसे तराइन का युद्ध लड़ा था 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध जो लड़ा था वो 1192 ईस्वी में लड़ा था। जो चंदावर का युद्ध लड़ा था वो 1194 ईस्वी में लड़ा था। तो जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में तो लड़ा था, ये गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें जो चौहान था, मतलब पृथ्वीराज चौहान, वो क्या हुआ था उस समय विजयी हो गया था। जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। ये गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी विजय हो गया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया था? हार गया था। ये गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जबकि पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया? हार गया। और गौरी क्या हो गया? गौरी, मोहम्मद गौरी जो है जीत गया। तो जो चंदावर का युद्ध था वो 1194 ईस्वी में हुआ था। वो गौरी एवं जयचंद्र के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी विजय था। जिसमें कौन विजय था? गौरी विजय था। और जयचंद्र क्या हो गया था? हार गया था। तो एक बात और हम आपको बता देते हैं, जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था उसका नाम अस्कंद था। उसका नाम क्या था? अस्कंद था। जी दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो भारत के विजित प्रदेश पर शासन किया था, शासनभार अपने गुलाम जो है सेनापति को भी सौंप दिया था। उसका सेनापति जो था उसको सौंप दिया था। मोहम्मद गौरी की हत्या बाद में हो गई 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। और गौरी के मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई। और गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था, गुलाम वंश का संस्थापक था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत कितने राजवंशों द्वारा शासित हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 4 राजवंशों द्वारा, ऑप्शन बी है 7 राजवंशों द्वारा, ऑप्शन सी है 5 राजवंशों द्वारा, ऑप्शन डी है 6 राजवंशों द्वारा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 राजवंशों द्वारा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली जो है कितने राजवंशों द्वारा शासित किया गया था दिल्ली सल्तनत? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 राजवंशों द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन जो है गुलाम वंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन वह उससे पहले वो किसका गुलाम था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी का, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी का, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश का, ऑप्शन डी है बलबन का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी का हो जाएगा। मतलब जो मोहम्मद गौरी था वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है कैकुबाद, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है बहमन शाह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या दोस्तों, भारत में जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है दास राजवंश से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है अहमद शाह अब्दाली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, अगर इल्तुतमिश की बात करें तो ये इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम नहीं दामाद था, और मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का जो विवाह हुआ था इल्तुतमिश से हुआ था। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? निम्नलिखित राजवंशों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन, ऑप्शन डी है शेर शाह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इल्तुतमिश हो जाएगा। मतलब ये गुलाम वंश से संबंध रखने वाला था। आपको बता दें कि इल्तुतमिश जो है वो कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, उसकी नींव रखी थी। कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था? उसके दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इल्तुतमिश हो जाएगा। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इल्तुतमिश ही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, छोटा बालक तेमुजीन बड़े होकर क्या कहलाया? छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर क्या कहलाया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अत्मिला दिहून, ऑप्शन बी है चंगेज खान, ऑप्शन सी है सुलेमान प्रतापी, ऑप्शन डी है तैमूर लंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चंगेज खान हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चांद बीबी, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है जीजाबाई, ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रजिया सुल्तान हो जाएगा। मतलब रजिया जो सुल्तान थी वो आपको बताएं कि तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रजिया ने, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी है बलबन ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इल्तुतमिश हो जाएगा। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया है। तो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार को तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन कुतुब मीनार की वर्तमान ऊंचाई कितनी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 188 फीट, ऑप्शन बी है 238 फीट, ऑप्शन सी है 388 फीट, ऑप्शन डी है 488 फीट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 238 फीट हो जाएगा। दोस्तों अगर कुतुब मीनार बनवाते समय इल्तुतमिश की बात हो रही है तो आइए देखते हैं कि इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश क्या करता था। इल्तुतमिश के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको शुरू से बताते हैं। ये बात है ऐबक की, जब देहावसान हुआ था 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय। तो चौगान मतलब घोड़े पर बैठ करके आपको एक छोटे से गेंद को एक डंडे से मारना होता है। तो ये ऐसा गेम खेल रहा था ऐबक, और वहीं से उस पर से गिर गया और उसका जो घोड़े का पैर था वो ऐबक के सिर पर लग गया और वहीं पर उसका देहावसान हो गया और इसे लाहौर में दफनाया गया। लेकिन ऐबक का जो देहावसान होने के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना वो आराम शाह बना। उसका ही पुत्र था ऐबक का, वो आराम शाह बना, जिसने केवल महज 8 महीने तक ही शासन किया था। आराम शाह की हत्या करके जो है इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आप सोच सकते हैं इल्तुतमिश कितना निर्दयी था कि इसने अपने ससुर के बेटे को भी नहीं छोड़ा। तो मतलब 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश इस प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इल्तुतमिश जो था वो तुर्कमेनिस्तान का जो है इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद दोनों था। हमने आपको बताया ऐबक की मृत्यु के समय जो है बदायूं का गवर्नर भी था। ऐबक की मृत्यु जब हो गई थी, मतलब देहावसान हो गया था, तो ये उस समय वहाँ पर बदायूं का क्या था, गवर्नर था। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके ये दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश उस समय जो था वो पहले की जो दिल्ली राजधानी थी उसको वहाँ से स्थानांतरित कर दिया और उसको कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। और इल्तुतमिश का जो देहावसान हुआ था वो लगभग अप्रैल के महीने में 1236 ईस्वी में हो गया था। जी हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम स्टोरी बताएंगे आपको तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों एक बार हम आपसे इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन पहला है रजिया, ऑप्शन दूसरा है बलबन, ऑप्शन तीसरा है इल्तुतमिश, ऑप्शन चौथा है नसरुद्दीन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इनमें से आप पहले ये ऑप्शन देते हैं, ये रहा आपके ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहला तीसरा यानी कि इल्तुतमिश, पहला यानी कि रजिया, उसके बाद चौथा यानी कि नसरुद्दीन, ऑप्शन दूसरा, उसके बाद बलबन हो जाएगा। मतलब पहले आई थी इल्तुतमिश, दूसरे पे रजिया, तीसरे पे नसरुद्दीन, चौथे पे आया था बलबन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 3 1 4 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राजा दैवीय अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आप एक बार हम आपसे ये शायद क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार हम आपसे इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। तो दोस्तों, राजा दैवीय अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है बलबन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बलबन हो जाएगा। बलबन की बात करते हैं तो क्योंकि बलबन आ गया है तो बलबन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, जान लेते हैं। तो बलबन कौन था? तो दोस्तों, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री कुछ ऐसा ही है। जो बलबन था वो किसका गुलाम था? तो ये इल्तुतमिश का ही गुलाम था। दोस्तों, इसकी भी कहानी शुरू होती है बहराम शाह से। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी लगभग 1242 ईस्वी में, और इसके बाद दिल्ली का जो सुल्तान बना था वो अलाउद्दीन महमूद शाह बना था। महमूद शाह को इसने बलबन ने षड्यंत्र करके 1246 ईस्वी में इसको भी गद्दी से हटा दिया और नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनवा दिया। नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनवा दिया। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो था वो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो था वो नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। बलबन का वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन किसका नाम था? तो बलबन का नाम था। वह इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। जी हाँ दोस्तों, तो बलबन, एक बात और, बलबन जो था वो 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल भी रहा था। सीरी नामक नया नगर जो था बलबन ने ही बसाया था। सीरी नाम का जो नया नगर था वो किसने बसाया था? बलबन ने ही बसाया था। बलबन ने ही जो नवरोज उत्सव होता है उसने शुरू करवाया था। ये फारसी एक रीति रिवाज है, ये फारसी का पहला दिन होता है, इसको बलबन ने ही क्या करवाया था? शुरू करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन भी करवाया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलगुन खां की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों, जो नसरुद्दीन महमूद था वो बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो समुद्दीन कुमर्स था। समुद्दीन कुमर्स था। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश भी इस प्रकार से खत्म हो गया। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करवाई थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी किसने शुरू की थी? तो आपके ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है शाहजहां। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो मैं कवर करवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी जा सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ करवाया था? तो हमने आपको अभी बताया है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। प्रसिद्ध फारसी पर्व जो नवरोज है उसको भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ करवाया था? तो आपके ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट में जरूर बताओ, हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चनों में कवर करवाया है तो इसको आप बता सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भलाई के लिए लागू की थी? तो आपके ऑप्शन है सैनिकों के भलाई के लिए, ऑप्शन बी है व्यापारियों के, ऑप्शन सी है किसानों के, ऑप्शन डी है आम व्यक्तियों के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सैनिकों के जो है इसके भले के लिए ही इसने अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति को शुरू करवाया था। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राज्य सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था?
राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने ही राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम चलाया था। दोस्तों इस वीडियो को आप उन लोगों के पास जरूर शेयर करना जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। उन लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, हम जानते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।